तो हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में एक्सरसाइज कर रहे थे 2.5। ठीक है, तो कल मैंने जो क्वेश्चंस रिमेनिंग बचे हुए दिए थे, आप लोगों ने प्रैक्टिस की बेटा उसकी? बताओ बेटा, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे कल उनकी प्रैक्टिस किया आपने? हाँ, ठीक है। तो कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, कुछ पूछना है? बताओ। तो आगे चलें फिर। ठीक है, चलो। तो कहाँ तक किए थे आप लोगों ने क्वेश्चन? ये 12 तक किए थे। 13th मैंने आपको समझा दिया था, मैं आपको फिर देखो दोबारा समझाता हूँ। मैंने वर्बली समझाया था, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। लिखा इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यानी गिवन है, यानी x की कोई भी वैल्यू हो, y की कोई भी वैल्यू हो, z की कोई भी वैल्यू, अगर तीनों को जब जोड़ते हैं ना, जैसे मान लो ले लिया मैंने 5 -7 +2, तीनों को जोड़ते हैं, जोड़ किसके इक्वल आता है? 0 के। x प्लस वाई प्लस जेड की कोई भी वैल्यू, x की कोई भी हो, y की कोई भी हो, z की कोई भी हो, तो हमारे पास जो इनका सम आता है बेटा वो कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, ये चीज है। तो क्लियर है? गिवन क्लियर है आपको कि क्या है गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्ट? ठीक है ना? तो हाँ, तो आपको क्या शो करना है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz होता है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे ध्यान से देखना बेटा। अ, हमें अब आइडेंटिटी देखो, आपके माइंड में आइडेंटिटी बिल्कुल सेट होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। ठीक है, आपको उसको देखते ही अगर आइडेंटिटी अच्छे से याद, तो क्वेश्चन को देखते ही वो रास्ता समझ में आ जाएगा कि हमें किस आइडेंटिटी के बारे में बात हो रही है, किस साइड दिखा रहा है हमें। अब आप ध्यान से देखो, x³ प्लस y³ प्लस z³ और 3xyz, कुछ माइंड में आ रहा होगा ये चीजें कहाँ सुनने को मिली थी? ये आपको 8th आइडेंटिटी में सुनने को मिली थी ना। तो यानी आपके माइंड में टर्म्स को देखते ही समझ में आ जाएगा, तो आपको वही आइडेंटिटी लिख लेनी है। आइडेंटिटी हमारी होती है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे अब आप ये देखोगे कि आइडेंटिटी लिख दिया मैंने पूरी। अब आपको क्वेश्चन ये प्रूव करना है, ये शो करना है, तो हम ये एज इट इज शो कर देंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट साइड लेने की जरूरत नहीं, राइट साइड लेने की जरूरत नहीं। आइडेंटिटी का यूज किया। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है आइडेंटिटी में वो, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये 0 हो गया। इनटू में इसके साथ एक ब्रैकेट और है देखो, उसमें जो टर्म है वो सारी लिख लेंगे, एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब 0 इंटू में कुछ भी हो, 0 इंटू में ब्लैंक स्पेस इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा बताओ? 0 है ना? वेरी गुड। तो बेटा वही चीज हो जाएगी कि 0 इसकी वैल्यू गिवन थी, मैंने 0 पुट कर दी, इंटू में ब्रैकेट थी, चाहे इसके अंदर कुछ भी हो, तो 0 इंटू ये ब्रैकेट, आंसर कितना आएगा? इधर 0 आ जाएगा। अब ये किधर क्या बचा इधर लेफ्ट साइड में? क्यूब प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 3xyz। अब माइनस 3xyz उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? तो हमने सीधा क्वेश्चन ही निकाल दिया।
क्योंकि आइडेंटिटी में ऑलरेडी इक्वल चीज दे रखी थी, इक्वल दे रखा था, तो इक्वल पे ही हम काम कर रहे थे, तो अभी इक्वल ही चलता है, तो ये इक्वल आ ही गया। यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू जेड क्यू हमने दिखा दिया 3xy z के इक्वल होता है यूजिंग आइडेंटिटी। समझ में आ गया बेटा? हाँ, क्योंकि देखो आइडेंटिटी में ऑलरेडी इक्वल टू साइन था, यानी ये दो लेफ्ट राइट इक्वल थे, तो हमने इसे मेंटेन करके चलते हैं, इसे मेंटेन रखा और जो वैल्यू दे रखी थी उसको पुट कर दिया, वो मेंटेन ही रहेगा इक्वल टू, तो ठीक है। बस उस मेंटेन होने के कारण ये आपका क्वेश्चन सीधा ही निकल जाएगा, यानी ये पार्ट इक्वल है, क्योंकि इक्वल हमारा ऑलरेडी हमारे पास था, आइडेंटिटी से था हमारे पास। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन। विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये करते हैं। क्या दे रखा है देखो, -12 क्यूब 75। हाँ, तो बेटा यहाँ से हमें क्या बताना है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमें आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, इसमें जो आपको टर्म्स दे रखी हैं, क्या क्या दे रखी हैं, ध्यान से देखो जरा। बुक सबने ओपन कर रखी है? हाँ, तो बुक बुक में देखो आप, आपने अगर बुक ओपन कर रखी है तो इसमें क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है, -12 का क्यूब +7 का क्यूब +5 का क्यूब, इनमें जो टर्म है अंदर ब्रैकेट के अंदर -12 है, 7 है और 5 है। इनको कुछ समझ में आ रहा है? आप इनको देख के आप कुछ अंदाजा लगा पा रहे हो? एग्जाम्पल सॉरी, आइडेंटिटी नंबर 8 जो हमारे पास है, बताओ। यहाँ पे x की वैल्यू समझ के चलो -12, y की वैल्यू को समझ के चलो y, और z की वैल्यू को 5। तो आप यहाँ देख रहे होंगे बेटा कि जो है हमारे पास ये क्या कहते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड करके देखो कितना आंसर आ रहा है। x प्लस वाई प्लस जेड करो, इन तीनों को प्लस करके चेक करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है। -12 +7 +5 करके कितना आएगा? 0 आ रहा है ना, वेरी गुड। तो ये चीज ध्यान देखिए आपने, अगर मैं इसको x बोलता हूँ, y को सॉरी इसको x बोलता हूँ, -12 को, y बोलते हैं 7 को और z बोलते हैं 5 को, तो आप ये देख रहे हो कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिखाई दे रहा है आपको, -12 +7 +5 = 0, यानी x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है आपके पास। तो अभी इससे पिछले क्वेश्चन में था ही आपके पास कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो रहा है, तो हमारा वो रिमेनिंग पार्ट जो बचता है आइडेंटिटी, वो क्या बचता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। किसके इक्वल होता है वो, 3xy z, है ना। हमारा ये एक्स क्यूब हो गया, ये वाई क्यूब हो गया, जेड क्यूब, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब किसके इक्वल आएगा, 3xy z के। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ? हाँ बेटा, आपने क्या देखा, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू तीनों को ऐड करके देखा, 0 आ रहा है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा है। अब जब 0 आता है तो ये कंडीशन आती है, क्योंकि वो ब्रैकेट तो खत्म हो जाती है उधर 0 से इंटू होके, तो -3xy z उधर जाके प्लस हो जाता है। अब यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड, किसी भी तीन चीजों को अगर क्यूब करते हैं उसका आंसर निकालना है विदाउट क्यूब करके, तो आंसर क्या आएगा उसका, 3 × x × y × z। सिंपल सीधा सा आ जाएगा, यानी अब इसका आंसर क्या आएगा, 3 में xy z, x कितना है -12, y कितना है 7 और z कितना है 5। यानी इसका बिना क्यूब करे आंसर आ गया। अब आंसर कैसे आया, उसके लिए एक चीज चेक करनी पड़ी हमें, x प्लस वाई प्लस जेड 0, तब हम 3xy z के इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि तब x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है, तब जाके ये कंडीशन आती है, तब उधर की ब्रैकेट 0 बन जाती है और -3xy z उधर जाके प्लस। तो इसीलिए हम किसी तीन चीजों का क्यूब करते हैं तो वो 3xy z आता है। अब करो इसको मल्टीप्लाई, माइनस एक ही है तो माइनस का आंसर तो आएगा ही आएगा। 12 3 36 और 7 5 35, है ना।
अब इसको मल्टीप्लाई करवा लो, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 इंटू 35, 30 बचा 3, 18, 1260, ठीक है ना। तो आपके पास ये आ जाएगा 1260। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो आपने क्या क्या चेक किया, यहाँ से तीनों को चेक किया कि हमारा ये आ कितना रहा है एक्चुअल में, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड चेक किया आपने। तो इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है जो, उसमें क्या है, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब। अब इनको तीनों को ऐड करके चेक करो कितना आ रहा है, मुझे बताओ। बताओ। 18 है एक तो प्लस का, एक माइनस का 15 है, एक माइनस का 13 है। माइनस का 15 माइनस का 13 ऐड करोगे -28 हो जाएगा, और एक प्लस का 28 है। दोनों क्या हो जाएंगे, बताओ दोनों क्या हो जाएंगे। बोलो भाई कितना आएगा। हाँ बोलो हाँ, जीरो आ जाएगा। यानी आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया बेटा, जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू में -13, यानी 3xyz आएगा। सिंपल कर लोगे इसको, इजी है ना, समझ में आ रहा है। बोलो इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा। किसी को इजी नहीं लग रहा है, इसका मतलब कि बस एक बच्चे को इजी लग रहा है। क्योंकि बेटा इसमें अभी भी जिसकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे पता है क्यों इजी नहीं लग रहा उसको, क्योंकि उसको आइडेंटिटी लर्न नहीं है। क्योंकि आइडेंटिटी जब लर्न होगी तो ये सब समझ में नहीं आता है, चीजें आती नहीं समझ, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। क्योंकि आइडेंटिटी जब तक माइंड में नहीं होगा जब तक हम उसको कर नहीं पाएंगे, सिर्फ देख पाएंगे लेकिन उतना नहीं समझ पाएंगे उसको। तो आइडेंटिटी पहले लर्न करनी होती है क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है ना। तो अब अगर अभी भी अच्छे से समझना है तो अभी भी इसको आइडेंटिटी को लर्न कर लो अच्छे से। आइडेंटिटी लर्न भी क्या करनी है, मैंने आपको डिराइव करना सिखाया है, उसको डिराइव करना सीख लो एक बार, बस फिर वो अपने आप याद हो जाएगी एक बार डिराइव करते हो तो। ठीक है, तो नेक्स्ट करें फिर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। 15th क्वेश्चन, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। अब देखो बेटा, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। देखो हमारे पास रेक्टेंगल निकालना है, तो इसका एरिया गिवन है, एरिया गिवन है, ठीक है। देखो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ध्यान से देखना बेटा, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। अब हर चीज को बहुत ही फाइन तरीके से देखा करो, ठीक है। एरिया फैक्टर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी अभी कौन सी फॉर्म देख रहे हो, प्रोडक्ट की फॉर्म, यानी और दूसरा क्या बोल सकते हैं, कौन सी फॉर्म है ये, प्रोडक्ट फॉर्म है। तो उस प्रोडक्ट फॉर्म किसको बोलते हैं बताओ बेटा, फिर से एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं है ये। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब टर्म्स में होता है, हाँ हाँ प्रोडक्ट फॉर्म है, यानी फैक्टराइज, फैक्टराइज फॉर्म है ये, है ना। फैक्टराइजेशन हुआ है इसका, तो यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल फैक्टराइजेशन फॉर्म है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्लियर है, बोलो। हाँ, तो अगर हमें लेंथ ढूंढनी है तो हमें जो एरिया दे रखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन में दे रखा है 25a² -35 है +12। तो ये हमें देखो तीन टर्म्स दे रखी है यहाँ पे, एक्सपेंडेड फॉर्म है ये, ठीक है। तो अब हमें लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है, एक्सपेक्टेड मतलब कि पॉसिबल क्या क्या हो सकती है। देखो लेंथ और ब्रेड्थ को चेंज कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लो चाहे ब्रेड्थ इंटू लेंथ कर लो, एक ही बात है।
जैसे एक प्लॉट है मेरे पास, सपोज ये है, ठीक है। अब आप इसको लेंथ बोल दो, इसको ब्रेथ बोल दो, ठीक है। अगर आपका गेट यहाँ पे लगा है तो ये ब्रेथ हो जाएगी और ये हो जाएगी लेंथ। अगर गेट यहाँ पे लगा है तो, ठीक है ना, तो ये आपके प्लॉट की चौड़ाई यानी ब्रेथ, और ये आपके प्लॉट की लंबाई लेंथ। लेकिन अगर आपका प्लॉट यही है लेकिन गेट यहाँ पे लगा है तो आप इसको बोलोगे ब्रेथ, और ये हो जाएगी लेंथ आपके प्लॉट की। लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया वही रहेगा अगर सेम प्लॉट की बात करें तो, ठीक है। तो चाहे आप एल इंटू बी लिख दो चाहे बी इंटू एल, अब ये प्रोडक्ट की फॉर्म है और हाँ 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 बेटा, चौड़ाई किसको कहते हैं? ब्रेड्थ। देखो ये आपका खुद का घर है, यहाँ पे आपने गेट लगा रखा है, तो आप अपने घर की, कोई पूछे आपकी चौड़ाई कितनी है घर की, तो चौड़ाई मतलब आपकी विड्थ बताओगे ना, ब्रेड्थ बताओगे, विड्थ बोल रहे हैं ब्रेड्थ बोल दो, तो आपके घर की चौड़ाई तो यही है। ये जो है ये तो क्या कहलाओगे, मेरा घर इतना लंबा है, ये लेंथ है। नहीं समझ में आया? हाँ, ठीक है ना। तो आप चाहे लेंथ इंटू ब्रेथ लिख दो या ब्रेथ इंटू लेंथ लिख दो, एक ही चीज है, फैक्टराइजेशन फॉर्म में आंसर वही आना है। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है सिंपलीफाई फॉर्म में, है ना। तो तीन टर्म दे रखी है, इसको सिंगल टर्म बनाना है, तो सिंगल टर्म यानी दो ब्रैकेट आ जाती है, तो दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट तो लेंथ कहलाएगी और दूसरी ब्रैकेट क्या कहलाएगी, जो बचता है, चाहे लेंथ बोल दो चाहे ब्रेथ बोल दो। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सुनो, इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 25 है स्क्वायर, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये मतलब वेरिएबल में दे रखा है ये। अब ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही होगी, अब सॉरी पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अभी मैंने आपको मेथड बताया था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में जो आपके पास मैंने मेथड बताया था कि किस तरह से करना है, तो वो कोई बता सकता है इसके फैक्टर्स? पहले फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, फिर -35 को इस तरह से ब्रेक करना है टू पार्ट्स में कि उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो वही आए जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का आया था, और वापस ऐड करें तो -35 आए। तो मुझे बताओ ये 15 का जो फर्स्ट पार्ट है इसका आप फैक्टर बना सकते हो? बताओ बेटा, बोलो इसके फैक्टर। 7 और नहीं बेटा, 7 और 5 को ऐड करके जरा देखो कितना आएगा। वेरी गुड, -15 और -20। देखो इधर, जब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 300 आ जाएगा, ठीक है, 300 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। 300 ए स्क्वायर भी लगाना चाहो तो लगा लो। तो 300 को कैसे लिखें? अब 300 के फैक्टर बना दो आप। 300 के मैं फैक्टर बना देता हूँ, 2, 150, 2, 75, 5 आ जाएगा, 15 और ये 3 और ये 5 और ये 5 और 1, यानी 300 के जो फैक्टर्स बने, 2 × 2 × में 5 × में 3 × में 5। अब देखो ये बहुत सारे फैक्टर हैं, प्रोडक्ट तो 300 है, प्रोडक्ट को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको इस तरह से इन 5 को इस तरह से कन्वर्ट करना है कि 2 में कन्वर्ट करना है और दोनों का एडिशन जो है 35 है, प्रोडक्ट तो आएगा ही बेटा, सीधी सी बात है, क्योंकि 300 की प्रोडक्ट के फैक्टर है। ये चीज तो दिमाग से निकाल देना कि प्रोडक्ट चेक करें, क्योंकि प्रोडक्ट तो आना ही आना है, ठीक है। चलो हम एडिशन चेक करते हैं और सब्ट्रैक्शन। मैं इन दोनों को लेता हूँ। हाँ जी सर। ये नैन्सी बच्चे कौन है? नैन्सी मतलब कौन है, क्या समझा नहीं सर? आप देखो एक बार पूछो नैन्सी नाम से कौन आईडी है। बेटा नैन्सी कौन है ये? बेटा नैन्सी है? हाँ बोलो। नैन्सी बेटा पूरा साइन चेक करें। नैन्सी, हाँ इसको साइन को चेक कर लो मेरे को ना। हाँ जी सर। देखते हैं इस क्लास के अटेंडेंस पेज में मेरे पास लास्ट 1 महीने की डाउनलोड करके। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है हाँ जी। दूसरा, कल का दिन खत्म हो गया। हाँ हाँ। आपने कहा था कुछ? कल ही शाम को मिले सर बंडल मुझे ना,
वो मैंने कर दी है, बस अब लिस्ट बना के आज शाम तक भेज दूंगा आपको, दोपहर तक भेज दूंगा। ठीक। हाँ, देखो बेटा आगे देखते हैं। तो 300 के जो फैक्टर्स हैं वो आपने बना लिए। अब यहाँ से प्रोडक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट तो वही आना है। अब हमें चेक करना है, इनको दो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो दो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो मैंने ये कर लिया, 2 2 जा 4, एक तो ये हो गया। अब 5 3 जा 15, 15 5 जा 75। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, ऐड नहीं हो सकते, तब भी 35 नहीं आएगा, सब टेट होके भी नहीं आएगा। तो मैं और करता हूँ, ये 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, इन तीनों का मल्टीप्लाई है 20, और बाकी लास्ट के दो का मल्टीप्लाई है 15, है ना। अब इन दोनों को देखो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, सब्ट्रैक्ट करके तो नहीं आएगा, ऐड करके कितना आ जाएगा, 20 और 15 35, है ना। अब तो आ रहा है 35, हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो इन दोनों के साथ माइनस कब आ सकता है, कि जब, अच्छा ऐड करना है ये तो श्योर है। अब ऐड करके और माइनस साइन लाना है, तो ऐड करके दो तरीके से होता है, या तो दोनों के प्लस साइन हो तो ऐड होते हैं, या दोनों के माइनस साइन हो तो भी ऐड होते हैं। तो हमें यहाँ पे साइन माइनस चाहिए, तो दोनों का ऐड करना है, तो दोनों के साथ क्या साइन लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गए। तो इन दोनों के साथ ए भी लगा दो, तो एक टुकड़ा हो गया -20 है, दूसरा टुकड़ा हो गया -15 है, यानी -35 एक तो हो गया, कोई भी ले लो आगे पीछे, माइनस का 20 और दूसरा जो हो गया स्प्लिट हो गया माइनस का 15 और ये प्लस का 12 जो बचा था वो, और ये 25 का A स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया बेटा। उस स्प्लिटिंग थोड़ा सा इसकी ना वैल्यू बड़ी थी, इसलिए मैंने करके बताया आपको पूरा सोल्व। तो स्प्लिटिंग समझ में आ गई, हरमन है। हाँ, तो समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बोलो भाई। ठीक है, चलो मैं आगे आगे बताता हूँ आपको। तो आगे देखते हैं क्या है। तो हाँ, अब इसको कॉमन फैक्टर मेथड लगाते हैं, चार टर्म होंगे, क्या कॉमन आ जाएगा, 5A। 5A कॉमन आ जाएगा बच्चे का, 5A -4 यहाँ से माइनस का कितना आ जाएगा कॉमन, 3, माइनस से कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा, 5A, और प्लस में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस, और ये 4। अब 5A -4, 5A -4 ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, 5A -3, है ना। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए। तो यानी बीच में प्रोडक्ट है, तो एक लेंथ है, इनमें से एक ब्रेड्थ है। तो पॉसिबल लेंथ ब्रेड्थ क्या हो सकती है, 5A -4 एंड 5A -3, यानी इनमें से कोई भी लेंथ और कोई भी ब्रेड्थ हो सकती है। ठीक है, पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ, हमने अपने एरिया को प्रोडक्ट की फॉर्म में ले आए और प्रोडक्ट की फॉर्म में से बता दिया, या तो ये लेंथ हो सकती है, अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेड्थ है, और अगर ये ब्रेड्थ है तो ये लेंथ है। क्लियर है, बताओ बोलो। हाँ, इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट वो कर लोगे, इजी, इजी है ना। हाँ, तो ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसका सेकंड पार्ट खुद कर लोगे, मैं कराऊं, बताओ मुझे। हाँ, खुद कर लो, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आपका 16th क्वेश्चन क्या है, रीड करो उसको सभी एक बार। बता द, सभी रीड करेंगे बेटा। What are the possible expressions for the dimension of the cuboids where the volumes are given? अभी वॉल्यूम गिवन है आपका, वॉल्यूम पता ही आपने पढ़ा है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। 8th क्लास में आपका वॉल्यूम आ ही गए थे। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब यहाँ पे भी आप नोटिस करो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब ये कौन सी फॉर्म है आपके पास, बताओ भाई।
बताओ ये कौन सी फॉर्म है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट? बोलो भाई। फैक्टराइजेशन फॉर्म है, यानी प्रोडक्ट की फॉर्म है ना। तो अगर हम अपने, ये वॉल्यूम ही गिवन है हमें, क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है, एक एक्सप्रेशन गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है, और वो वॉल्यूम दे रखा है हमें। तो अगर हमें इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में ले आए तो हमें अपनी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट मिल जाएगी, पॉसिबल, यानी हो सकती है, आगे पीछे हो सकता है। जैसे लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो इसमें बेटा आप आगे पीछे ले सकते हो, बी इंटू एल इंटू एच, एच इंटू एल इंटू बी, कैसे भी आगे पीछे शफलिंग कर सकते हो, पर प्रोडक्ट चेंज नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट रहना चाहिए बीच में, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट ले आए तो बता सकते हैं कि हो सकता है ये लेंथ तो ब्रेड्थ तो इंटरचेंज हो सकती है, तो इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में ले आए, फैक्टराइजेशन कर देते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 3x, क्या बचेगा, x माइनस 4, ठीक है ना, ये बचेगा। तो अब देखो ये फैक्टराइजेशन की फॉर्म आ गई, ये क्या है, 3 मतलब 3 x इंटू में ये ब्रैकेट, कितने प्रोडक्ट में कितने हमारे पास टर्म आ गई, प्रोडक्ट में कितनी टर्म्स आ गई बताओ, है ना, प्रोडक्ट में तीनों आ गए, तो इसमें से कोई भी लेंथ हो सकता है, तो लिख देना पॉसिबल, पॉसिबल लेंथ ब्रेड्थ हाइट्स आर 3x एंड x-4, लिख दोगे, कर दोगे, बोलो। हाँ सिंपल है ना भाई, हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लाना था, जो जो कॉमन आ गया आ गया, क्योंकि इसमें तो कोई मेथड लग नहीं पाएगा, दो ही टर्म है, तो ग्रुप बन रहा है दो का ग्रुप, दो के ग्रुप में से कॉमन आ गया जो आना था मैक्सिमम, बस उसके बाद ये अपना प्रोडक्ट की फॉर्म, उसमें से ये लेंथ बोल दो तो ये ब्रेड्थ, ये हाइट, ये इसको ब्रेड्थ, इसको लेंथ, इसको हाइट, ये इसको हाइट, ये इसको लेंथ, ये इसको ब्रेड्थ। पॉसिबल पूछा था उसने, एग्जैक्ट नहीं पूछा था। तो इसका सेकंड पार्ट तुम कर लोगे, मैं समझा दूं, बोलो, खुद कर लोगे इसको? चलो ठीक है, इसमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ बेटा, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें वेरिएबल दो हैं, आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ही लगाना है, ठीक है, आपको इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ही लगाना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप इसमें वो लगाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा, इसमें हो जाएगा आपके पास के स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा देना, कर लोगे इसको, या मैं बताऊं, बोलो, कोई इसमें, क्योंकि दो वेरिएबल आ रहे हैं बेटा, मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। 12 के स्क्वेयर, ये वॉल्यूम दे रखा है आपको, 12 के वाई स्क्वेयर माइनस का 8 के वाई प्लस का, सॉरी, ठीक है, माइनस का 20 के। कोई डरने की जरूरत नहीं है कि इसमें के आ रहा है, आप सोच के चलो यहाँ पे वही है, इसको आप एच ही मान के चलो, 12x² प्लस 8x-20, यही समझो आप ये नहीं सोचा करो बेटा कि के वाई आ रहा है, के वाई आ रहा है, दोबारा स्प्लिटिंग कैसे करें, कोई बात नहीं, देखो आप सोचो, हमें फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करवाना है ना, यहाँ पे 12 × 20 हो जाएगा 240, माइनस का 240, विद साइन देखते हैं, और के वाई स्क्वायर को के से मल्टीप्लाई करेंगे, के वाई स्क्वायर को के से करेंगे तो के हो जाएंगे 2, यानी के स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई आएगा -240 के स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो के स्क्वायर वाई स्क्वायर तो आने दो, क्या प्रॉब्लम है, अब हमारे पास बीच में के वाई है, इसके दो टुकड़े करेंगे तो ऐड करेंगे तो के वाई तो रहेगा उसमें, लेकिन अगर हम दोनों टुकड़ों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में के वाई दो बार आएगा और दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आए कि नहीं आया, बोलो, बोलो, ये चीज समझ में आ रही है, हाँ। तो ये डरने की जरूरत नहीं है कि के वाई आ रहा है, अपने आप आ जाएगा, आपको तो बस इन नंबरों पे ध्यान देना है। तो माइनस का 240 प्रोडक्ट करके और ऐड सब्ट्रैक्ट करके प्लस का 8, तो 240 के फैक्टर बना लो, 240 के फैक्टर बनाओगे तो 2 120 2 60 2 30 2 15 3 और 5, ठीक है, तो 240 के हमारे क्या फैक्टर बन गए,
टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू में थ्री इंटू में फाइव। तो अब 240 लाना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो आने ही आना है, हमें ऐड कर प्लस का 8 लाना है, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, तो देखते हैं कैसे आएगा। 2 टू जा 4, इनका आ गया 4, 2 टू जा 4, 4 जा 12, 12 5 जा 16, इनमें तो ऐड करके नहीं बनेगी बात, है ना। फिर आगे देखते हैं, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, इसका हो गया 8, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 से 6, 5 का 30, अभी भी नहीं बनेगी बात, 8 और 30 ना ऐड होके ना सब्ट्रैक्ट होके ऐड दे सकता है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 टू जा 4, 4 8 16, और ये आ जाएगा 15, तो यहाँ पे भी आपकी नई बात बनेगी। तो आप बताओ इसमें किस तरीके से दो पेयर होंगे, मुझे बताओ। अब आप जरूरी नहीं है लगातार, आप किसी को भी आगे पीछे ले सकते हो, जैसे 3 टू 6, 6 टू 12, ये हो गया 12 इन तीनों का। अब 2 टू 4, 4 5 20, इन तीनों का देखो, है ना, इन तीनों का तो हो गया 12, और फर्स्ट सेकंड और लास्ट वाले कितना हो गया, 2 टू 4, 4 5 20, है ना। तो 20 और 12 आ रहा है, तो यानी यहाँ से 8 आ सकता है सब्ट्रैक्ट करके, सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो पता चल गया। अब यहाँ प्लस साइन है, तो बड़े के पास प्लस होना चाहिए, छोटे के पास माइनस, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे प्लस माइनस, और इनके साथ एक्स वाई लगा हुआ है, तो के वसूली के वाई, तो के वाई और के वाई, यानी दो टुकड़े मिल गए हमें, प्लस का 20 के वाई और माइनस का 12 के वाई। समझ में आया, बताओ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं अब इसका स्प्लिटिंग कैसे करना है। तो यहाँ पे 12 के वाई स्क्वायर प्लस का कितना आया था हमारे पास, 20 के वाई, और माइनस का 12 के वाई, माइनस का 20 के, ठीक है, क्योंकि इसमें 8 वाई को हमने लिखा 20 के वाई माइनस 12 के वाई, 20 में से 12 गए, 8 बचे, प्लस के बराबर होता है, के वाई दोनों में रहेगा, क्योंकि इसी के तो टुकड़े बने हैं, मैंने समझाया था, जिस चीज का टुकड़े करते हो वो साथ तो दोनों के ही रहता है, टुकड़ों के, उसका नेचर, और यहाँ बाहर रहेगा। तो क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा मैक्सिमम, 4, और यहाँ से के एक है, तो एक के कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर और वाई है, एक वाई कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 3, ये बाहर चला गया था, खाली वाई बचेगा, 3 वाई, प्लस का 4 के वाई में से कितना बचेगा 5, अब यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, माइनस का मैक्सिमम कितना कॉमन आ जाएगा आपके पास, 4 कॉमन आ जाएगा, माइनस का 4 और के भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब बचेगा क्या, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 वाई, माइनस कॉमन हो गया था, प्लस बनेगा, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा 5, ये बाहर चला गया था। अब देखो 3 वाई प्लस 5, 3 वाई प्लस 5 दोनों ब्रैकेट सेम है, तो कॉमन आ जाएगी, यहाँ क्या बचेगा 4 के वाई माइनस 4 के, है ना। लेकिन ये तो दो ही ब्रैकेट आई है, अब इसमें से देखो इनके अंदर से भी कुछ कॉमन दिखेगा, -4 के वाई -4 के, है ना। तो क्या कॉमन आ सकता है बताओ, पूरा पूरा -4 के कॉमन आ सकता है, यहाँ पे इजीली 4 के कॉमन आ जाएंगे इसमें से, तो 3 वाई प्लस 5 इनटू में ही आएगा बाहर, ये 4 के इसमें भी है और इसमें भी है, तो 4 के बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा वाई -1, तो तीन चीजें आ गई हमारे पास मल्टीप्लाई में, देखो इसमें ब्रैकेट लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, तो ये लेंथ, ये ब्रेड और ये हाइट, तीन पॉसिबल लेंथ ब्रेड हाइट आ गई आपके पास, बोलो समझ में आया। हाँ। अच्छा, मुझे एक बार कोई देख के बता सकता है बेटा इसकी जो है डिग्री कितनी है, इसकी जो क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है उसकी डिग्री कितनी है, डिग्री बता सकता है इसकी। महक कितनी है बेटा। अच्छा, हर्ष तुमने बताया, कितना बताया, हर्ष कितना बताया तुमने। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड बेटा, 3 है इसकी डिग्री, 3 आएगी महक, और दूसरा किसने बताया था, नैन्सी। हाँ बता रहा हूँ मैं, महक देखो जब ध्यान से देखो, आगे पूरा पता होना चाहिए कैसे, देखो मैंने जब डिग्री पहचानना सिखाया था तब तुम्हें बताया था मैंने, हमारे पास है 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई -20 के, देखो इस कितनी टर्म है इसमें महक, 3 टर्म है,
3 टर्म है। नहीं, वैसे टर्म्स कितनी है इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? हाँ, तो लास्ट वाली की डिग्री कितनी है? 1। इसकी डिग्री 1 नहीं है, 2 है। देखो, ये कंप्लीट एक टर्म है, तो कंप्लीट एक टर्म में जितने भी वेरिएबल होते हैं उनकी पावर ऐड करके बताते हैं। यानी इस के की 1 है, वाई की 1 है, टोटल हो गई 2, क्योंकि एक सिंगल टर्म की सारे वेरिएबल की ऐड करके बताते हैं। अब इस टर्म में देखो, एक के वेरिएबल है, एक वाई, इस के में पावर 1 है, तो 3 सॉरी 2 है यहाँ बेटा, यहाँ पे 2 है, के वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पे कितनी हो गई टोटल? 1 + 2 3। तो हाईएस्ट डिग्री इन 3 टर्म में से किसके पास है? इसके पास है। तो इस कंप्लीट की अगर मैं पूछ रहा हूँ तो इस कंप्लीट की कितनी हो जाएगी? बोलो। है? अब समझ में आ गया कैसे है 3? हाँ बेटा, एक टर्म में जितने भी वेरिएबल, जैसे अभी मैं आपको एक हिंट और देता हूँ, जैसे मेरे पास है 17xy³ kz, इसकी डिग्री बताना, सिंगल टर्म लिया है मैंने। हाँ, अब मैंने हाँ, यहाँ पे लगा दिया c²। अब कितनी हो जाएगी? हाँ, तो 2xyz अपॉन में, सॉरी x² अपॉन में x, इसकी डिग्री बताओ मुझे कितनी है? सोच समझ के बताना। गलत है बेटा, 3 आएगा इसका। हाँ, क्योंकि एक x नीचे है, वो कट जाएगा पहले, फिर कितना बचेगा? 1 + 1 + 1, 3 डिग्री बचेगी। पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए वो चीजें, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर पे अगर कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन वगैरह में तो आप पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। कर लोगे अब आगे प्रैक्टिस, खुद ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, ध्यान रखना है आपको। हाँ ठीक है, ओके बेटा।